Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड यूरिया टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड यूरिया टेस्ट क्या है। तो ये बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री या आपके पास ब्लड में एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम खून में यूरिया का लेवल का पता लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ सिंपली ब्लड यूरिया टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि यूरिया क्या है। तो यूरिया आपके पास एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब आप खुराक में प्रोटीन को लेते हो तो वो प्रोटीन आपके पास इंटेस्टाइन में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर वो प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया खून में सर्कुलेट होकर आपके लिवर में जाता है। फिर आपके लिवर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, उसके साथ रिएक्शन करके ये यूरिया में कन्वर्ट होता है। और यूरिया आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक कंपाउंड होता है। तो ये किडनी जो है इसको यूरिन में बॉडी से निकलता है। ठीक है, तो दिस इज़ सिंपली यूरिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया का खून में क्या मेन फंक्शन होता है। अगर यूरिया खून में ना हो तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इसके अलावा यूरिया थोड़ा बहुत खून में होता है तो इसके बहुत से फंक्शन होता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपके पास है वेस्ट को रिमूव करना, यानी यूरिया आपके बॉडी से वेस्ट जैसे कि नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करता है। नेक्स्ट ये जो है आपके पास ऑस्मोटिक रेगुलेशन है, मतलब ये आपके बीपी को भी मेंटेन करता है और साथ में डिहाइड्रेशन से भी आपके बॉडी को बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूरिया होता है वो बॉडी में पीएच को बैलेंस करता है। ठीक है, इसके अलावा यूरिया जो है वो न्यूट्रन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि अमीनो एसिड को गट में। ठीक है, जब अमीनो एसिड को ये गट में ट्रांसपोर्ट करता है तो वहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में फिर मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा ये स्किन और हेयर के हेल्थ में भी एक मेन रोल अदा करता है, क्योंकि यूरिया जो है ये स्किन और हेल्थ को मॉइस्चर करता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी यूरिया का होता है, मतलब ये कि ये आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है और साथ में ये जो ज़ख़म यानी वोंड होता है उसको ठीक करने यानी हीलिंग में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन में भी ये एक मेन रोल अदा करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ होना, इंसुलिन का रिलीज़ होना एक ख़ास मिकदार में, तो ये भी यूरिया की वजह से कभार होता है। इसके अलावा किडनी में ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना भी यूरिया का एक मेन फंक्शन है। साथ में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को किडनी में मेंटेन करना भी यूरिया का एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपली डायग्नोस्टिक और इम्पोर्टेंस और मेडिकल पर्पस, यानी यूरिया का मेन पर्पस या यूरिया टेस्ट हम क्यों करते हैं, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है। सबसे पहले यूरिया टेस्ट इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है ताकि किडनी के प्रॉब्लम्स का पता चल जाए, या ये पता चल जाए कि जो किडनी हमारे पास होता है आया वो अपना काम ठीक तरीके से करता है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये टेस्ट हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं किडनी के इलाज के लिए, तो क्या वो मेडिसिन अपना काम ठीक तरीके से परफॉर्म करता है या नहीं। इसके अलावा इस टेस्ट को इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट सिंपल, मतलब कि डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस या मेडिकल पर्पस इस टेस्ट का क्या है। अब हम बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर, यानी ये टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट को हम
माइक्रोलैब 300 मशीन, सेलेक्ट्रा मशीन या दूसरे एडवांस मशीन से भी इस टेस्ट को किया जाता है, यानी रन करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट को हम माइक्रोलैब 300 मशीन पर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। माइक्रोलैब 300 मशीन पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट को हम माइक्रोलैब 300 मशीन पर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट का ब्लड लेना है और उस ब्लड को आपने जेल ट्यूब या जिसको हम येलो टॉप कहते हैं, रेड टॉप में आपने लेना है, या हेपरिन ट्यूब जिसको हम ग्रीन टॉप कहते हैं, ठीक है। तो इन ट्यूब्स में आपने ब्लड को लेना है, एनी वन, इसमें से किसी भी, ठीक है। साथ में आपको ब्लड, आप एडिटे में भी ब्लड को ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड को कलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर आपके पास सीरम जुदा हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया है और इससे सीरम को जुदा किया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें यूरिया के किट चाहिए R1 और R2। ये जो बड़ा बोतल है ये R1 होता है और छोटा बोतल R2, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें ब्लू टिप की ज़रूरत पड़ती है, येलो टिप की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोलैब 300 मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस टेस्ट को हम माइक्रोलैब 300 मशीन पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप ब्लड लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ब्लड को हेपरिन ट्यूब में लिया है, ठीक है। आपने फिर क्या करना होगा, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना होगा और इससे आपने क्या करना होगा, सीरम को जुदा करना होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी सीरम जुदा हो चुका है। अब हम टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे कि इस टेस्ट को किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने ये पाइपट लेना है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्लड सैंपल है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कैल्शियम ट्यूब लेंगे, हमारे पास कैल्शियम ट्यूब है, इसमें आपने R1 ऐड करना होगा, 800 माइक्रोलीटर। R1 आपने ऐड करना होगा, रेजेंट 1, ठीक है, यूरिया किट रेजेंट 1 आपने ऐड करना होगा, और दूसरा आपने 200 माइक्रोलीटर रेजेंट 2 यानी R2 आपने ऐड करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसमें सीरम ऐड करना है, ठीक है। तो आपने पाइपट लेना है, पाइपट को 10 माइक्रोलीटर पर आपने सेट करना है। 10 माइक्रोलीटर पर सेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें 10 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना है। तो ये मैं ऑलरेडी 10 माइक्रोलीटर पर सेट कर चुका हूँ, टिप मैंने इसमें इंसर्ट कर लिया। अब हमने सीरम लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेपरिन ट्यूब से मैंने सीरम या प्लाज्मा ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको, ये जो किट हमने इस कैल्शियम ट्यूब में डाला है R1 R2, अब इसको इस किट में हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पेशेंट के आईडी से लेबल करेंगे, ठीक है। मतलब हम यूरिया देंगे और फिर पेशेंट के आईडी को हम आईडी से इसको लेबल करेंगे और इसको अब हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको हम लेबल करते हैं। अब इसको हम इंक्यूबेट करते हैं तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट या 40 सेकंड के लिए, ठीक है। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने मशीन को सेट करना है। तो मशीन का सेटअप कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपल वाटर देना है एज अ ब्लैंक। ये पानी को पिकअप करेगा एज अ ब्लैंक और ख़ुद को वॉश करेगा और कुछ ही टाइम बाद ये आपको कहेगा कि अब मशीन रेडी है, तो अब आप इस पर टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर ये इसलिए लेता है ताकि ख़ुद को वॉश कर सके और टेस्ट के लिए ख़ुद को ये मशीन रेडी कर सके, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूरिया का टेस्ट हमने इस मशीन में दे दिया, हमारे पास 49 आया है, ठीक है। तो यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है वो लैब टू लैब वेरी करता है, किट टू किट भी वेरी करता है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में इसका नॉर्मल रेंज 10 to 40 mg पर डेसीलीटर होता है। अब हम बात करते हैं एज़ोटोमिया, यानी वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से खून में यूरिया ज़्यादा आता है। जब खून में यूरिया ज़्यादा आता है तो इस कंडीशन को हम एज़ोटोमिया कहते हैं,
हमारे पास 3 मेन कंडीशन होता है। जो पहला कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं प्री एजिटोमिया। इट मीन्स कि आपके पास किडनी तो ठीक होता है, लेकिन किडनी के अलावा दूसरे ऐसे बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से खून में यूरिया ज़्यादा आता है, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का सही तरीके से काम ना करना भी यूरिया के मिकदार को बढ़ाता है खून में। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री एजिटोमिया। तो प्री एजिटोमिया का जो पहला मेन वजह है उसको हम कहते हैं शॉक की वजह से प्री एजिटोमिया होता है। इस नेक्स्ट हमारे पास हेमरेज की वजह से भी प्री एजिटोमिया होता है। इसके अलावा हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसकी वजह से भी प्री एजिटोमिया होता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, हमारे पास फीवर की वजह से भी प्री एजिटोमिया होता है। इसके अलावा जो स्टारवेशन कंडीशन होती है, तो स्टारवेशन के कंडीशन में भी प्री एजिटोमिया होता है। इसके अलावा जब हम लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं खुराक में, यानी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना। इसके अलावा बर्न, यानी जब बंदा जल जाता है तो इसकी वजह से भी प्री एजिटोमिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल एजिटोमिया, मतलब जब किडनी में प्रॉब्लम हो और किडनी में प्रॉब्लम की वजह से आपके पास यूरिया का लेवल खून में ज़्यादा आता है, तो उसको हम कहते हैं रीनल एजिटोमिया। अब रीनल एजिटोमिया के मेन कंडीशन क्या है, यानी ये कौन सी कंडीशन में होता है? जो पहला कंडीशन है उसको हम कहते हैं एक्यूट क्रोनिक रीनल फेलिवर की वजह से। इसके अलावा पॉलीनेफ्राइटिस की वजह से। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से भी रीनल एजिटोमिया होता है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की वजह से, और साथ में हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से भी खून में रीनल एजिटोमिया कंडीशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट एजिटोमिया, मतलब आपके पास किडनी के अलावा जो नीचे जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, इसमें जब ब्लॉकेज आ जाए और इस ब्लॉकेज की वजह से आपके पास खून में यूरिया का मिकदार ज़्यादा आता है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट एजिटोमिया। तो इसके जो मेन कंडीशन होता है वो सबसे पहले उसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथेसिस, मतलब स्टोन का बनना किडनी में, यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में पोस्ट एजिटोमिया, यानी बॉडी में पोस्ट एजिटोमिया इससे होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरट्रोफिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी पोस्ट एजिटोमिया होता है। इसके अलावा ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से भी पोस्ट एजिटोमिया होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिया ब्लड टेस्ट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।